इसमें कहता है कि द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन शैल ऑल्सो कैन ऑल्सो ऑर्डर कॉम्पेंसेशन, है ना। उसको अगर लगता है कि किसी सूचना ना देने की वजह से किसी नागरिक का नुकसान हुआ है तो कॉम्पेंसेशन भी दे सकता है। बस इतना ही नहीं, एक और पॉइंट है कि द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन हैज द पावर्स टू ऑल्सो रिकमेंड डिसिप्लिनरी एक्शन। डिसिप्लिनरी एक्शन, कि आपने सूचना नहीं दिया इसलिए व्हाई डिसिप्लिनरी एक्शन शुड नॉट बी टेकन अगेंस्ट यू, तो वो सीआईसी जो है आपने आपके जीएम को बताएगा, और आपका जीएम अगर आप मंडल स्तर पर अगर कार्यरत हैं तो आपके डीआरएम को बताएगा, या वर्कशॉप स्तर पर अगर कार्यरत हैं तो आपके सीडब्ल्यूएम को बोल सकता है कि आप इसके अगेंस्ट में डिसिप्लिनरी एक्शन लो और हमको बताओ कि आपने क्या एक्शन लिया। यू अंडरस्टैंड? तो इसलिए ये एक्ट जो है काफी प्रोग्रेसिव है। प्रोग्रेसिव ऐसा है कि डेफिनेट टाइमलाइंस लेट डाउन है, 30 डेज जैसे मैंने कहा आपको, ठीक है। अच्छा, अब वो क्या मांग सकता है सूचना? तो इंफॉर्मेशन मतलब क्या? तो इंफॉर्मेशन का डेफिनेशन इसके सेक्शन 2F में लिखा हुआ है। इंफॉर्मेशन सूचना मांग सकता है, ठीक है। क्या मांग सकता है? तो वो कोई भी चीज, एनी मटेरियल इन एनी फॉर्म इंक्लूडिंग रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स, ईमेल्स, ओपिनियंस, कॉन्ट्रैक्ट, सैंपल्स, लॉग बुक्स, जो भी रिकॉर्ड आपके पास में पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के पास में अवेलेबल है वो मांग सकता है। ये सेक्शन 2F में इंफॉर्मेशन का, सूचना मतलब क्या, इसका डेफिनेशन है। इज इट क्लियर टू यू कि एनी इंफॉर्मेशन, अगर कोई रिकॉर्ड है, कोई टेंडर डॉक्यूमेंट्स है, कोई प्रोसीडिंग्स है, कोई लॉग बुक्स है, कोई नोट शीट्स है जो कंप्यूटर से प्रिंट आउट निकलता है वो है, तो ये सारा इंफॉर्मेशन वो मांग सकता है। रिकॉर्ड मतलब क्या? एक रिकॉर्ड का डेफिनेशन सेक्शन 2I में लिखा हुआ है। रिकॉर्ड मतलब क्या? एनी डॉक्यूमेंट, एनी मैन्युस्क्रिप्ट, एनी फाइल, एनी फेसिमाइल, एनी आउटपुट विच इज जनरेटेड फ्रॉम अ कंप्यूटर, ये सब रिकॉर्ड है। और राइट टू इंफॉर्मेशन, इसका भी डेफिनेशन है सेक्शन 2F में। राइट टू इंफॉर्मेशन मतलब क्या? कि a citizen has a right to ask for any document, any file, any paper. He can also ask for inspection. एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम लोग को लगता है कि सूचना का अधिकार में सिर्फ लिख के ही दो, नहीं। आप अगर किसी चीज को इंस्पेक्ट करना चाहते हैं, किसी वर्क को इंस्पेक्ट करना चाहते हैं, जाके आप इंस्पेक्ट कर सकते हैं। इज दिस क्लियर? और जब आया था तो सेक्शन 4 में लिखा हुआ है ऑब्लिगेशन ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज, तो उसमें लिखा गया था कि सारा इंफॉर्मेशन जो है उसको ड्यूली कैटलॉग करिए और इसको आप ऑटोमेटिक आपके वेबसाइट्स में अपलोड कर दीजिए। मतलब यू कन्वर्ट ऑल दिस डॉक्यूमेंट्स इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट, और इन सारे डॉक्यूमेंट्स को आप पब्लिक डोमेन में डाल दीजिए। मतलब इतना सारा इंफॉर्मेशन आप सिटीजन्स को दे दीजिए कि उनको आरटीआई रूट का सहारा लेने की जरूरत ना पड़े। इज दिस क्लियर? मतलब you put in so much of information in public domain that the citizens have no right or requirement to take the RTI route. ठीक है? Now this is public domain में ड्यूटीज ऑफ अपना इस पब्लिक अथॉरिटी का ये जिम्मेदारी है। अच्छा, एक और जिम्मेदारी है कि जब ये एक्ट जब पारित हुआ था उसमें कहा गया था कि विद इन 125 डेज, विद इन 125 डेज, 120 डेज आप सारा इंफॉर्मेशन को आपके वेबसाइट में आप अपलोड कर दीजिए। कौन सा इंफॉर्मेशन होगा वो? इंफॉर्मेशन लाइक व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, why it has been constituted, आपके रूल्स रेगुलेशंस क्या हैं, then what are the objectives of your organization, then आप क्या रूल्स रेगुलेशंस को आप फॉलो करेंगे, आपके यहाँ पे पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर कौन होगा, आपका जो बजट है वो क्या है, कितना है, आपका एड्रेस कौन है, सारी सूची ऑफ योर एम्प्लॉइज एंड ऑफिसर्स, इसको भी आपको अपलोड करना है। आप उनको कितना तनख्वाह देते हैं इसको भी आपको अपलोड करना है। ये सारा इंफॉर्मेशन जो है इसको पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको 120 दिन के अंदर में, क्योंकि 2005 में एक्ट आया था, तो उसको आपको अपलोड करना है।
इसीलिए आप अगर देख रहे होंगे कि हमारे जैसे इंडियन रेलवेज, रेलवे का जो वेबसाइट है www.indianrailways.gov.in, इसमें आप अगर जाएंगे तो 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 सारे डायरेक्टरेट्स में आप जा सकते हैं, सारे टेंडर्स डॉक्यूमेंट्स को आप देख सकते हैं, सारे एड्रेसेस लिखे हुए हैं। तो आप मतलब वो एक 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 डाटा बैंक की तरह है कि सिटीजन को जो चाहिए उसको आपको उसमें देख सकता है। उसी तरह से हर जोनल रेलवेज ने भी अपना अपना एक होम पेज बनाया है जिसमें सारा इंफॉर्मेशन वो अपलोड करते रहते हैं। और इसमें सेक्शन 4 में ही एक और प्रोविजन है, वो ये है कि विद इन 100 days आप जो है you shall appoint as many public information officers as are required for disseminating information and providing information to citizens. आपने अगर देखा होगा कि जैसे एक डिवीजन के स्तर पर अगर मैं बात करूं तो इनिशिएट टू स्टार्ट विद द सीनियर डीसीएम्स, डिविजन्स में सीनियर डीसीएम लोगों को पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर बनाया गया था, और कुछ कुछ डिविजन्स में सीनियर डीपीओज को, पर्सनल डिपार्टमेंट के जो सीनियर डीपीओज हैं उनको सेंट्रल पब्लिक सीपीआईओ, सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर ऐसा बनाया गया। और सारे डिपार्टमेंट के जो एक नॉमिनेटेड ऑफिसर है उसको उस डिपार्टमेंट का पीआईओ नॉमिनेट किया गया। तो डिवीजन में वर्किंग कैसा होता है, जैसे किसी ने डिवीजन से कोई इंफॉर्मेशन मांगी, लेट्स से इफ आई एम टॉकिंग अबाउट नागपुर डिवीजन, नागपुर डिवीजन के जो सीनियर डीसीएम है, ही इज द सीपीआईओ, उनके पास में इंफॉर्मेशन आएगा। वो इस इंफॉर्मेशन को लेट्स से अगर वो मैकेनिकल ब्रांच से या कमर्शियल ब्रांच से संबंधित है तो वो कंसर्न डिपार्टमेंट को वो फॉरवर्ड कर देंगे। Thereafter, it is the responsibility of the concerned department to provide information within a period of 30 days. ठीक है? अच्छा, इंफॉर्मेशन अगर नहीं दिया तो डिवीजन स्तर पर क्या होगा? तो डिवीजन स्तर पर जो सीनियर डीसीएम या सीनियर डीपीओ से जो सीनियर ऑफिसर है, जो एडीआरएम है, वो एडीआरएम को एपेलेट अथॉरिटी नॉमिनेट किया गया है। मैं डिवीजनों की बात कर रहा हूं। तो एडीआरएम्स आर द appellate authorities, तो सारे अपील्स वुड लाई बिफोर द appellate authority। अच्छा, appellate authority ने नहीं दिया इंफॉर्मेशन तो क्या होगा? तो सिटीजन के पास में राइट है कि वो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के पास he can file a second appeal। इसका टाइम लिमिट क्या है? तो टाइम लिमिट ये है कि अपील फाइल करने का टाइम लिमिट 30 डेज है, 30 दिन के अंदर में अपील कर सकता है, और 30 दिन के बाद में सूचना ना मिलने पर वो विद इन 90 डेज, 90 दिनों के अंदर वो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के पास में सेकंड अपील कर सकता है। अच्छा, अब पावर क्या है? तो अपीलेट पीआईओ को सूचना देना था, उसने सूचना नहीं दिया, उसने अपील किया नागरिक ने अपीलेट अथॉरिटी के पास में। तो अपीलेट अथॉरिटी क्या कर सकता है? वो खुद उसको इंफॉर्मेशन अगर उसके पास में अगर है तो अपील दे सकता, वो सूचना देने के लिए सूचना दे सकता है। वो खुद जो इंफॉर्मेशन मांगा गया है वो पीआईओ से इंफॉर्मेशन लेकर के उसको दे सकता है। और क्या कर सकता है? वो सीपीआईओ को, जिस डिपार्टमेंट से उसके पास में सूचना मांगा गया था, उस डिपार्टमेंट को कह सकता है कि इसको 15 दिन के अंदर में इस नागरिक को ये वाला सूचना दे दो। ठीक है? तो ये चैनल खत्म हो जाने के बाद में सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के पास में केस जाता है। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के क्या पावर्स हैं? मैंने आपसे कहा, वो आपसे कहते, आपको वो वीडियो कॉन्फ्रेंस में हियरिंग के लिए बुलाते हैं। तो मैं सेंट्रल रेलवे में मैं डेप्यूटी सेक्रेटरी एंड एपीआईओ इस पद पर भी मैं कार्यरत रहा। 3 साल से ज्यादा मैंने वहां पे काम किया, और 400-500 से ज्यादा मैंने सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के पास में हियरिंग्स अटेंड की है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मैंने हियरिंग्स अटेंड की है। तो मुझे पता है, काफी क्लोजली मैंने वर्क किया, मुझे पता है कि कैसे वो इंफॉर्मेशन कैसे देना होता है और कैसे वो क्या, मतलब कैसे उनका क्या अप्रोच रहता है। बिकॉज सेंट्रल इंफॉर्मेशन जो कमीशन बैठा हुआ है वो तो इंफॉर्मेशन देने के लिए वहां बैठे हुए हैं, तो आप उनको कोई बहानेबाजी कर नहीं सकते। आपके पास में अगर बाकायदा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है तो आपको देना पड़ेगा। तो वो भी, उनका भी कोशिश यही रहता है कि हम एज फार एज पॉसिबल इंफॉर्मेशन हम नागरिक को, सिटीजन्स को हम प्रोवाइड कर पाए। अच्छा, कुछ भी मांग सकता है क्या एक नागरिक? ये क्वेश्चन उठता है कि कैन द सिटीजन आस्क एनी इंफॉर्मेशन? तो उसमें
वो मैं बताता हूं कि सेक्शन 6 में वो एक एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। सेक्शन 6 इनिशियल एप्लीकेशन जो अपन बोलते हैं, इट इज फाइल्ड अंडर सेक्शन 6 ऑफ द आरटीआई एक्ट। सेक्शन 6 में लिखा, 6(1) में लिखा हुआ है कि ये सिटीजन कोई फॉर्मेट नहीं है, एक प्लेन पेपर ऑफ पीस ऑफ पेपर में वो अपना नाम लिख करके एड्रेस टू द पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, अगर समझ लीजिए उसको मुंबई मंडल से कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो टू द पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर सेंट्रल रेलवे मुंबई डिवीजन, इतना लिख करके और एक 10 रुपए का पोस्टल ऑर्डर या मनी रिसीट लगा करके वो सूचना मांग सकता है। तो जब वो डाक से बाय पोस्ट अगर भेज देता है तो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के नाम से जब जाएगा तो ऑटोमेटिकली एप्लीकेशन उस पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के पास में पहुंच जाएगा। उसके बाद में वो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर का दायित्व और कर्तव्य है कि वो जिस डिपार्टमेंट से उसको संबंधित इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन उसको फॉरवर्ड कर दे और उस इंफॉर्मेशन को 30 दिनों के अंदर सिटीजन को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दे। अच्छा, अब मेरे पास में एक एप्लीकेशन आया कि मुझे जो है ये लेट्स से एक एप्लीकेशन आया, आज का डेट है, टुडे इज व्हाट, 5th ऑफ जुलाई, राइट। नाउ एक इजीली समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि एक एप्लीकेशन आया जिसका डेट है 5th ऑफ जून, फॉर एग्जांपल 5th ऑफ जून, ठीक है। एप्लीकेशन का डेट 5th ऑफ जून आपके पास में आया और सिटीजन ने कोई इंफॉर्मेशन मांगा। किसी ने कहा कि मुझे सिलेक्शन प्रोसीडिंग्स की कॉपी दीजिए, जो आपने जो एक एसीएम का जो सिलेक्शन किया था उस सिलेक्शन में मैं कैंडिडेट था, आप मुझे उस सिलेक्शन प्रोसीडिंग्स की कॉपी दीजिए। तो नॉर्मल तरीके से सिलेक्शन प्रोसीडिंग जो हम लोग कहते हैं कॉन्फिडेंशियल है, आरटीआई में कॉन्फिडेंशियल, ऑफिशियल, सीक्रेट, ये सब कुछ चलता नहीं है। आपके पास में अगर डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है तो आपको देना पड़ेगा। तो सिलेक्शन डिपार्टमेंट एक स्टैंड लेता है जनरली कि सिलेक्शन फाइनलाइज होने तक हम ऐसे सेंसिटिव या कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स देंगे नहीं। Once the selection proceedings are finalized, then they generally give you such documents also, ठीक है। तो किसी एम्प्लॉय ने लेट से he has asked for selection proceedings, या कहा कि मुझे मेरे आंसर शीट की कॉपी दीजिए। लेट मी गिव यू दिस एग्जांपल। किसी ने कहा कि मुझे मेरे आंसर शीट की कॉपी दीजिए। तो डिपार्टमेंट जो है जब तक ये सिलेक्शन फाइनलाइज नहीं हो जाता तब तक सिलेक्शन प्रोसीडिंग्स और आंसर शीट आपको देगा नहीं। वंस द सिलेक्शन प्रोसीडिंग्स आर फाइनलाइज देन दे मे थिंक ऑफ गिविंग यू दिस आंसर शीट। ओके, तो 30 डेज के अंदर में इंफॉर्मेशन देना था। डिपार्टमेंट ने देखा कि ये इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, ये इंफॉर्मेशन दे है, तो 10 तारीख को, 1 जून का एप्लीकेशन था, 10 जून को डिपार्टमेंट के पास में खबर आया कि ये कॉन्फिडेंशियल, ओएस कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन लिया और उसने कहा कि हाँ सर ये प्रोसीडिंग्स फाइनलाइज हो गया है, प्रोसीडिंग दे सकते हैं। तो वो 10 तारीख को सिटीजन को वो पत्र लिखते हैं और कहते हैं कि ये सिलेक्शन प्रोसीडिंग्स या आपका जो आंसर शीट है इसके 35 पन्ने हैं, 35 पेजेस ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, ठीक है। आरटीआई प्रोसीजर रूल्स में लिखा हुआ है कि फॉर एवरी शीट ऑफ पेपर, A4 साइज का पेपर जो है उसका कॉस्ट 2 रुपया होगा। इज इट क्लियर? तो द डिपार्टमेंट कैन आस्क फॉर 70 रुपीज इन दिस केस। 35 पेजेस का इंफॉर्मेशन है, तो 2 रुपए के हिसाब से 70 रुपए आपको जमा करना है। आप 70 रुपए दीजिए और ये सूचना लेके जाइए। इज इट क्लियर? तो 10 तारीख को प्रशासन ने आपको लेटर लिखा कि ये इंफॉर्मेशन हमारे पास में अवेलेबल है, आप 70 रुपए दीजिए और इंफॉर्मेशन लेके जाइए, ठीक है। तो 10 तारीख को अगर उसने पत्र लिखा, 10 तारीख को मीटर चलना बंद हो जाएगा। 1 जून से 10 जून तक 10 तारीख को मीटर चलना बंद हो जाएगा। जिस दिन पत्र लिख दिया सिटीजन को उस दिन मीटर बंद, और उसके बाद में द बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ द नागरिक, ऑफ द सिटीजन। उसके बाद में जब तक सिटीजन उसका जवाब दे करके 70 रुपए जमा नहीं करता तब तक मीटर बंद रहेगा। इज इट क्लियर? अब सिटीजन जो है अपने हिसाब से जागा और आपके पास में 1 जुलाई को उसने 70 रुपए जमा किए, 1 जुलाई को उसने 70 रुपए जमा किए, ठीक है। तो अब 1 जुलाई से मीटर, जिस दिन आपके पास में पैसा आ गया उस दिन से मीटर फिर से चलना शुरू हो जाएगा।
तो आपने पहले 10 दिन, 1 से 10 जून तक आपने 10 दिन ऑलरेडी गवा चुके हैं। आपका जो कोटा जो है 30 दिन का कोटा है आपके पास में, तो 30 दिन में से 10 दिन ऑलरेडी निकल गए, तो आपके पास से बचे हैं 20 दिन। तो 1 जुलाई से 20 जुलाई के अंदर आपको नागरिक को ये इंफॉर्मेशन देना है। Have I made myself clear? Is it clear? हाँ ओके ओके, तो ये इनिशियल इंफॉर्मेशन की बात हो गई 30 डेज वाली। तो ये मीटर वाली भी बात समझ में आ गई होगी कि सिटीजन जब व्हेन द डिले इज ऑन अकाउंट ऑफ द सिटीजन, तो उतना टाइम प्रशासन को मिल जाता है। ठीक है, अच्छा, नागरिक जो है इंफॉर्मेशन मांग रहा हूं, इसके आड़ में क्या वो कुछ भी मांग सकता है क्या? तो वो क्या मांग सकता है और क्या क्या एग्जेम्प्टेड है, ये सेक्शन 8 ऑफ द आरटीआई एक्ट में लिखा हुआ है कि कौन से चीजें जो है, कौन सा इंफॉर्मेशन जो है ये एग्जेम्प्ट है। ये आरटीआई एक्ट के सेक्शन 8 में लिखा हुआ है। सेक्शन 8 में क्या लिखा हुआ है? सेक्शन 8 में लिखा है कि मैटर्स कंसर्निंग सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ये इंफॉर्मेशन दे नहीं है। और क्या है? मैटर्स विच हैव बीन एग्जेम्प्टेड to be given by a court of law which would result in contempt of court proceedings, ऐसे वाले इंफॉर्मेशन दे नहीं है। मतलब जिसकी वजह से ब्रीच ऑफ असेंबली और पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हो जाएगा, वो इंफॉर्मेशन नहीं दे है। मैटर्स ऑफ कमर्शियल सीक्रेट्स, ट्रेड सीक्रेट्स, मैटर्स ऑफ कमर्शियल कॉन्फिडेंस, ये सब क्या है मैं आपको समझाता हूं 2-2 मिनट में, चिंता की बात नहीं। कमर्शियल सीक्रेट्स, ट्रेड सीक्रेट्स वाले मामले दे नहीं है। इंफॉर्मेशन विच इज हेल्ड इन फिडुशियरी कैपेसिटी, ये वाला इंफॉर्मेशन भी दे नहीं है। देन और कौन सा इंफॉर्मेशन दे नहीं है? इंफॉर्मेशन विच हैज बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट इन कॉन्फिडेंस। जैसे गवर्नमेंट कहता है कि हम स्विस बैंक के सारे अकाउंट्स आपको हम डिस्क्लोज कर देंगे, तो दिस इंफॉर्मेशन हैज बीन रिसीव्ड, दिस इंफॉर्मेशन हैज बीन रिसीव्ड इन कमर्शियल कॉन्फिडेंस, तो ऐसा इंफॉर्मेशन भी दे नहीं है। देन और कौन सा इंफॉर्मेशन दे नहीं है? जो इंफॉर्मेशन देने से देने वाले के जान को खतरा हो सकता है, ऐसा वाला इंफॉर्मेशन भी दे नहीं है। प्राइवेट इंफॉर्मेशन, ये भी दे नहीं है। मैटर्स विच वुड इंपीड द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये वाला इंफॉर्मेशन भी दे नहीं है। इज इट क्लियर? Endangering the safety or life, matters which are private information, which would cause breach of assembly or parliamentary privileges, so on and so forth. Speaker view, speaker open. This is gallery view, na? Na ye teri matter full. If you speak, you will be seen, but आपको खुद का चेहरा you won't be able to see in your. Is it clear? Yes, अभी तक की बात समझ में आई क्या? Yes, sir. हाँ ओके, नाउ ये जो सेक्शन 8 के जो एग्जम्पशंस है, जो सूचना मांगा, वो इन 8 या 9 जो पॉइंट जो मैंने आपको बताए, इसमें से अगर कोई कवर्ड है तो आप मना कर सकते हो, अदरवाइज आपको मना करने का कोई अधिकार नहीं है और आपको इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा। इज इट क्लियर? अच्छा, एक बात समझ लीजिएगा कि ये एक एक्ट है, दिस इज एन एक्ट पास्ड बाय द पार्लियामेंट, इसलिए आपको और हमको अपना दिमाग लगाने का कोई जरूरत नहीं है और दिमाग लगाने का अधिकार भी नहीं है। मैं क्यों बोल रहा हूं ऐसा? इसलिए बोल रहा हूं कि अगर मैं किसी मंडल पे काम कर रहा हूं और मैं पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर हूं, तो झट से अगर मेरे पास में एक आरटीआई का एप्लीकेशन आया, तो मेरा पहला सवाल या पहला मेरे दिमाग में एक सवाल उठता है, वो ये है, या झटका लगता है, वो ये है, अरे ये इंफॉर्मेशन क्यों मांग रहा है? The first question that comes to your mind is, why is this person asking information? तो ये why वाला जो है कोई सवाल ही नहीं है, आपको why के बारे में सोचना नहीं है, ना कि नागरिक को ये बताना है आपको। लेकिन having said this, the citizen cannot ask questions from you, है ना? जैसे why, what, how and when। आपने मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं किया, ये पूछने का अधिकार नहीं है। Why?
व्हाट, कब तक कर देंगे ये, कब तक आप सिलेक्शन फाइनल कर देंगे, कब तक भारत में बुलेट रेल आ जाएगा, बुलेट ट्रेन आ जाएगा? नो। हाउ, कैसे करेंगे आप? इसका भी कोई ऐसा कोई व्हेन, व्हाट, व्हाई एंड हाउ, ये वाला इंफॉर्मेशन भी आप मांग नहीं सकते। क्या मांग सकते हैं? जो इंफॉर्मेशन सरकार के रिकॉर्ड्स में है ना, जो इंफॉर्मेशन विच इज अवेलेबल ऑन रिकॉर्ड, दैट अलोन कैन ओनली बी आस्क्ड। ओके, आप जो है पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर से कोई एनालिसिस है ना, कोई स्टेटिस्टिक्स की तो एनालाइज करके दे कि बारिश के दिन है, आपने जो है, या कोविड का जमाना है, आपने अभी तक कोविड में कितने % लोगों को ट्रीटमेंट किया, गेजेटेड में कितने % के लोग बीमार हुए, कितने % लोगों को इलाज कराया, कितने % लोग ठीक हो गए और कितने % मर गए, है ना? या नॉन गेजेटेड में आपने कितने एम्प्लॉइज को आपने भर्ती किया, कितने उस % पॉजिटिव आए, कितने % नेगेटिव आए, है ना? दोस काइंड ऑफ स्टेटिस्टिक्स एनालिसिस जो है, ये भी करके आप मांग नहीं सकते। बट अगर ऐसा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है सरकार के पास में, तो सरकार को देना पड़ेगा। इज दिस क्लियर? नो एनालिसिस। अच्छा, आपके पास में कोई इंफॉर्मेशन आया तो आपको ये कंपाइल करके देने हैं, कंपाइल करके देने का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। The public information officer is not required to compile, analyze and give his decisions. वो भी करने की जरूरत नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल सेंट्रल रेलवे में हमने एक आरटीआई का एग्जांपल, एक आरटीआई एप्लीकेशन आया था, किसी एम्प्लॉय ने ही मांगा था। उसने कहा कि आपके सेंट्रल रेलवे में कितने कैटरिंग स्टॉल्स हैं, कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनका मेडिकल हो गया क्या, आपने कितना माल खरीदा पिछले 6 महीने में और 1 साल में, आपने कैटरिंग डिपार्टमेंट में, कैटरिंग बिजनेस के लिए आपने क्या क्या माल खरीदा। तो उसने क्या किया आपको बता रहा हूं, ये इसमें दिस इंफॉर्मेशन हिट द हेडलाइंस। हिंदू ने एक बहुत बड़ा एक रिपोर्ट छापा होगा, आपको याद होगा 2 साल पहले, कि रेलवेज में कैटरिंग में जाम हो रहा है सेंट्रल रेलवे में। तो उसमें क्या हुआ, उस इंफॉर्मेशन को उस कैटरिंग इंस्पेक्टर ने सारे कैटरिंग स्टॉल्स को भेज दी और सारे जगह उसको ट्रांसमिट कर दिया। अब देखा कि जो फील्ड का जो कैटरिंग इंस्पेक्टर था, उसने देखा कि अरे भाई, मैं 180 आइटम्स मंगाता हूँ। 180 कौन से? कि तुअर दाल, चना दाल, सोडा, ये कुकिंग ऑयल, फिर दाल, चीनी, राय, शुगर, आटा, फिर पैक्ड वाला नमकीन, सॉस, बहुत सारी चीजें जो अपन जो रॉ मटेरियल जो अपन जो यूज करते हैं फॉर प्रिपरेशन ऑफ द फूड, वो सब 180 आइटम्स का उसने लिस्ट बनाया। उन्होंने सारा कंपाइल करना शुरू किया, 2-3 महीने लगाए उसको कंपाइल करने में। और उसके बाद में जब इंफॉर्मेशन दिया, तो इंफॉर्मेशन ऐसा दिया, आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, इंफॉर्मेशन ऐसा दिया उसने, टाइम्स ऑफ हिंदू ने एक आइटम छापा और कहा कि सेंट्रल रेलवे जो है 100 ग्राम का दही 108 रुपए में खरीदता है, और कहा कि 1 लीटर ऑफ कुकिंग ऑयल जो है ये 500 रुपए में खरीदता है। ऐसा इंफॉर्मेशन उसने पेपर में उसने छाप दिया। और बाद में जब देखा गया तो पता चला कि जो इंफॉर्मेशन जो दिया गया था वो ये था कि 1 कार्टन ऑफ कर्ड containing 100 ml, 1 कार्टन containing 108 यूनिट्स, 108 यूनिट्स का जो कार्टन था, वो डिपार्टमेंट ने 800 रुपए में खरीदा था, 820 रुपीज में खरीदा था। तो आप अगर 1 कार्टन ऑफ 100 यूनिट्स आप करेंगे, उसको अगर डिवाइड करेंगे तो 8 रुपए में खरीदा था एक्चुअली। ठीक है, उसी तरह से लेकिन पेपर में छपा कि एक जो है हम 100 रुपए में खरीद रहे हैं, क्योंकि उसमें पर कार्टन ऐसा लिखना प्रशासन जो है लिखना भूल गया। उसी तरह से प्रशासन जो है 15 लीटर 15 लीटर्स ऑफ ऑयल का कैन खरीदता था। ठीक है, तो उसको आप अगर देखेंगे
तो उसका एक्चुअल जो कॉस्टिंग था, रेलवेज जो है करीब 80 या 90 रुपए में खरीदता था, लेकिन उसमें पर टिन ऑफ 15 लीटर्स टिन ऐसा लिखना भूल गए, तो जिसके चलते उनको पता चला कि हम लोग जो है एक एक लीटर जो है हम 150 रुपए में खरीद रहे हैं, जबकि उसका एक्चुअल कॉस्ट जो था सिर्फ 70 या 80 रुपए था, जबकि आप मार्केट में जाएंगे तो शायद हम 120 या 130 में खरीदते हैं। तो कहने का मतलब है कि वो कंपाइल करने के चक्कर में हमने वहां पे गलतियां कर दी। तो कंपाइल नहीं करना, जो इन्फॉर्मेशन आपके रिकॉर्ड में अवेलेबल है आपको ही इन्फॉर्मेशन आपको देने हैं। इज दिस क्लियर? अच्छा, किसी ने एक इन्फॉर्मेशन मांगा और कहा कि दिस इज अ रियल केस विच हैपेंड, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन वर्सेस सैयद अब्बास रिजवी। इसको आप देख सकते हैं नेट में, दिस इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑल्सो। उस रिजवी ने जो था, ही वॉज वन ऑफ द कैंडिडेट्स जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम में बैठा था, और उसने कहा कि मुझे जो है, जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट जो बैठा था उस पब्लिक सर्विस कमीशन के इंटरव्यू में, उसका मुझे नाम और पता दीजिए ना। द इंफॉर्मेशन आज वाज, गिव मी द इंफॉर्मेशन, व्हाट इंफॉर्मेशन, गिव मी द एड्रेस ऑफ the subject expert who was sitting on the selection panel। तो ये बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने मना किया, फिर मैटर वेंट टू द अपीलेट अथॉरिटी ने मना किया, मैटर वेंट बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ऐसा इंफॉर्मेशन सब्जेक्ट एक्सपर्ट का अगर उसका नाम पता अगर देते हैं तो उसके जान को खतरा हो सकता है। तो दिस इंफॉर्मेशन द सुप्रीम कोर्ट सेड कैन बी सेड टू बी exempt from information, exempt from furnishing। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा इंफॉर्मेशन आप मत दीजिए। एट द सेम टाइम किसी ने कहा, अगेन एक रिपोर्टेड केस है, गिरीश रामचंद्र देशपांडे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में भी बहुत सारे पर्सनल इंफॉर्मेशन मांगे गए, तो जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जैसे उसने एक और उसमें क्वेश्चन था कि किसी एम्प्लॉय के अगेंस्ट में D&A एक्शन हुआ क्या, वेदर द एडमिनिस्ट्रेशन टुक डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट सुब्रमण्यम। तो व्हेन दिस इंफॉर्मेशन वाज आस्क्ड, गिरीश रामचंद्र देशपांडे का जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई सुब्रमण्यम के अगेंस्ट में एक्शन हुआ कि नहीं हुआ, ये मामला जो है दिस इज बिटवीन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुब्रमण्यम। इसमें क्या लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट है, इसमें तीसरे आदमी को जानने का क्या अधिकार है या क्या राइट है। तो दिस इंफॉर्मेशन वाज डिनाइड। उसी तरह से एक और एक रिपोर्टेड केस था, कैनरा बैंक वर्सेस CS श्याम। ये सब मैं आपको रिपोर्टेड केसेस बता रहा हूं, इसको आप अगर ढूंढेंगे आपके गूगल में जाकर के ढूंढेंगे तो आपको सारा इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। इस बंदा ये कोई कैनरा बैंक का एम्प्लॉय था और वो त्रिवेंद्रम वाले सर्कल में काम करता था। ट्रांसफर एंड पोस्टिंग का मामला था। उसने कहा कि कैनरा बैंक में 2005 से जितने भी ट्रांसफर पोस्टिंग ऑर्डर्स निकले हैं उसकी कॉपी दीजिए। तो बैंक का जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर था उसने कहा कि भाई ये इसमें क्या लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट है ट्रांसफर एंड पोस्टिंग में। इसमें ट्रांसफर एंड पोस्टिंग ऑर्डर्स में आपने देखा होगा कि बहुत सारी जगह में कहां से कहां पोस्ट हुए, उनका पर्सनल डिटेल्स भी रहता है, उनका पर्सनल नंबर भी रहता है, उनके PF नंबर भी लिखा रहता है कई डिपार्टमेंट्स में, कई उनके और दूसरे पर्सनल डिटेल्स भी रहते हैं। तो CS श्याम, कैनरा बैंक वर्सेस CS श्याम वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये वाला इंफॉर्मेशन जो है डिपार्टमेंट को कंपाइल वगैरह करके देने की जरूरत नहीं है। तो ये लॉ जो है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इट हैज इवॉल्व्ड, और लेकिन एट द सेम टाइम इसमें बहुत सारे जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशंस हुए हैं, चेंजेस आए अपने देश में। अकाउंटेबिलिटी इंप्रूव हुआ है, रिकॉर्ड कीपिंग इंप्रूव हुआ है। जैसे मनरेगा का फंड्स, जैसे पहले गबन हो जाता था बीच में मनरेगा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के तहत आजकल गवर्नमेंट जो है आपको कैश ट्रांसफर करता है आपके अकाउंट्स में। तो ये करोड़ों का इसमें स्कैम होता था कि जो लोग जो थे बीच में, जो लोग पैसा जो था जिसके लिए इंटेंडेड जो बेनिफिशियरी था उसको नहीं मिलता था। तो राजस्थान में काफी इसमें काम हुआ और लोगों ने अवेयरनेस बढ़ा, लोगों ने इंफॉर्मेशन मांगना स्टार्ट किया और उसके चलते लोगों को इंफॉर्मेशन दिया गया। जैसे किसी रोड प्रोजेक्ट्स में, डैम वाले प्रोजेक्ट्स में रोड कंस्ट्रक्शन हुआ कि नहीं, पब्लिक PWD डिपार्टमेंट में, RTO में, जहां जहां पे बहुत ज्यादा स्कोप रहता था,
जैसे नो मिनिस्ट्री ऑफ होम के तहत जो हमारे जो पासपोर्ट ऑफिस है वहां पर बहुत सारे जहां पे लूपहोल्स थे, उन सब लूपहोल्स को प्लग किया गया बिकॉज ऑफ इफेक्टिव रिकॉर्ड कीपिंग। और जैसे मनरेगा का मैं बता रहा था कि बहुत पैसे जो है बेनिफिशियरीज को पहुंचता नहीं था, लेकिन जब लोगों ने जब क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट किया तो उनके अकाउंट्स तक पहुंचने लगे। जैसे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन पीडीएस स्कीम के तहत, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम के तहत जो मिडिलमैन जो थे और जो एजेंसी रहता था वो पूरा पैसा गायब कर देता था। नागरिक ने उनसे इंफॉर्मेशन मांगा और पूछा कि बताइए कि आपके पास में आज स्टॉक कितना है, कितना स्टॉक ओपनिंग स्टॉक था एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ, और ये 15 दिन में आपने कितना स्टॉक आपने खर्च किया और कितना बाकी है। तो उसके चलते पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम के तहत लोगों को फूड ग्रेन्स, शुगर, ऑयल, ये सब मिलना शुरू हुआ। रेलवेज में अगर मैं सक्सेस स्टोरीज की बात करूं तो बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज है। एक सक्सेस स्टोरी मुझे याद आता है, किसी एम्प्लॉय ने सिलेक्शन, एक ग्रुप बी सिलेक्शन में बैठा और ऑब्वियसली ही डिड वेल एंड देन ही एग्जामिनेशन जैसे ही उसने देखा कि उसका नाम नहीं आया तो उसने एप्लीकेशन फाइल किया और बोला कि मुझे मेरे आंसर शीट की कॉपी दीजिए। तो डिपार्टमेंट ने इनिशियली उसको मना किया और कहा कि भाई ये सिलेक्शन प्रोसीडिंग्स अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ, आपको अभी नहीं दे सकते हैं। तो he had to keep quiet and then after the selection was finalized, after the panel was formed, उसने फिर से एप्लीकेशन किया और अब की बार जो है डिपार्टमेंट ने उसे डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस लिए और उसको उसका आंसर शीट दिया, स्कैन करके उसको आंसर शीट दिया। उसने आंसर शीट देखा और आंसर शीट में देखा कि 2 क्वेश्चंस were not evaluated, 2 क्वेश्चंस है ना, ऑब्वियसली were not evaluated, उसके मार्क्स नहीं दिए गए थे। तो इस बंदे ने डिपार्टमेंट को ये उनके नॉलेज में लाया और कहा कि दिस आई हैड सॉल्व दिस 2 क्वेश्चंस बट मार्क्स वर नॉट गिवन टू मी। और डिपार्टमेंट ने देखा कि हाँ वाकई में सम मिस्टेक हैड इनएडवर्टेंटली हैड क्रिप्ट इन, उसको मार्क दिया गया। और उसके बाद में द पैनल वाज अमेंडेड एंड हिज नेम वाज इंटरपोलेटेड बाय गिविंग हिम प्रॉपर प्लेसमेंट इन द पैनल। तो ये दिस इज वन सक्सेस स्टोरी। ऐसे बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज हैं अंडर द सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन। तो हम सब इसको जो है वी कैन मेक यूज ऑफ इट, लेकिन एट द सेम टाइम जो लोग सिस्टम में काम कर रहे हैं आपने देखा होगा कि इसका बहुत मिसयूज भी हो रहा है। मिसयूज क्या हो रहा है कि जैसे किसी को डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया, जिसको रिमूव फ्रॉम सर्विस कर दिया गया, तो इस बंदे ने प्रशासन के पीछे पड़ गया, उसने 100-150 आरटीआई एप्लीकेशंस किए out of as an act of vendetta from the administration। और जिसने डिसिप्लिनरी एक्शन लिया उसके अगेंस्ट में पूछा कि इसका मुझे इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न की कॉपी दो, दोस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, उसका बैंक अकाउंट का डिटेल्स दो, उसके घर कहाँ पर है, उसने प्रॉपर्टी खरीदा, उसने परमिशन लिया था क्या, दोस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन पीपल दे स्टार्टेड आस्किंग। तो आरटीआई के उसमें जजमेंट्स है कि जो फ्रीक्वेंटली बार बार जो इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, जो इन्फॉर्मेशन सीआईसी ने कहा कि ऐसे इन्फॉर्मेशन को अपलोड कर दीजिएगा एज फार एज पॉसिबल, और ऐसे इन्फॉर्मेशन जो रिपीटेड मांगने वाले जो लोग हैं, जो ऑफेंडर्स हैं, उनको आप ऐसा इन्फॉर्मेशन आप उनको मत दीजिए ना। क्विकली अगर मैं आपसे कहूं कि जो मैं एक एग्जम्पशंस वाली जो बात है मैं उसको खत्म कर देता हूं 2 मिनट में, और उसके बाद में आपके मैं आई कैन टेक योर क्वेश्चंस बिकॉज मुझे लग रहा है कि मेरा जो समय जो दिया गया था दैट इज ओवर। जो एक्सेप्शंस जो है, जब आपके पास में किसी ने अगर इंफॉर्मेशन मांगा तो आपको पहले देखना है कि भाई इसमें देश के सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी, देश को खतरा है क्या, नहीं है तो दे दीजिए इंफॉर्मेशन। किसी कोर्ट ने मना किया अगर इंफॉर्मेशन दे देंगे तो कोर्ट पे कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स हो जाएगा क्या, नहीं होगा तो दे दीजिए। कोई ब्रीच ऑफ असेंबली और पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हो जाएगा क्या, नहीं होगा तो दे दीजिए। चौथा जो है मैंने कहा कि इंफॉर्मेशन ट्रेड और कमर्शियल सीक्रेट्स, जैसे किसी ने अगर पेप्सी को से पूछा या हल्दीराम भुजिया वाले से पूछा कि भैया तू भुजिया कैसे बनाता है, तो ये ट्रेड और कमर्शियल सीक्रेट्स वाला मामला है, तो कंपनी वाला शायद देगा नहीं आप। तो ऐसा कुछ ट्रेड और कमर्शियल सीक्रेट से रिलेटेड नहीं है तो आपको दे देना है। अच्छा, फिडुशियरी कैपेसिटी में एक लैंडमार्क जजमेंट मेरे को याद आता है। जयंतीलाल मिस्त्री नाम के किसी सज्जन ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से इंफॉर्मेशन मांगा। जयंतीलाल मिस्त्री, आप गूगल में सर्च करके देख लीजिएगा, जयंतीलाल मिस्त्री वर्सेस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये मैटर सुप्रीम कोर्ट तक गया। इस जयंतीलाल मिस्त्री ने कहा कि जितने पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है उनमें आपने जो स्टैट्यूटरी जो
जो इंस्पेक्शंस किए हैं उन इंस्पेक्शंस की कॉपी दो। बाद में कहा कि जितने पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को आपने पेनल्टी लगाया, रिजर्व बैंक है ना, एज अ नोडल एजेंसी रिजर्व बैंक को पावर्स है कि जहां पे अगर रूल्स और रेगुलेशंस का वायलेशन हुआ है तो वो फाइन भी लगा सकता है। जैसे हम रेलवेज में अगर देखते हैं कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है, एक चल रहा है, और कॉन्ट्रैक्टर ने अगर कोई डिफॉल्ट किया तो डिपार्टमेंट हैज द राइट, हैज द पावर्स अंडर द जीसीसी टू लेवी पेनल्टी अगेंस्ट हिम। तो उसी तरह से रिजर्व बैंक से पूछा गया कि आपने जो प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर बैंक्स को जो आपने लोन दिया, तो उसके जो डिफॉल्टर्स है उनका हमको लिस्ट दीजिए, है ना। जितने लोग, आपने 100 लोगों का अपने लिस्ट दिया, लोन दिया, आई एम टॉकिंग अबाउट जिसको एनपीए कहा जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो जो पैसे जो हैं जो वापस नहीं मिले हैं, ये पैसे जो डिफॉल्टर्स है उनका लिस्ट दीजिए। तो सारा इंफॉर्मेशन को रिजर्व बैंक ने मना किया और कहा कि हम इस इंफॉर्मेशन को फिडुशियरी कैपेसिटी में, मतलब इन अ मैटर, इन अ रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट, ट्रस्ट मतलब कैसे, गुरु और स्टूडेंट, डॉक्टर एंड पेशेंट, एडवोकेट एंड क्लाइंट, ये सब एग्जांपल्स हैं ऑफ फिडुशियरी कैपेसिटी। तो बैंक का कौन सा, वहां पर रिजर्व बैंक जो है वो कौन सा आईसीआईसी और एक्सिस बैंक को बचाने के लिए बैठा है, कौन सा इसमें फिडुशियरी रिलेशनशिप है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई फिडुशियरी रिलेशनशिप नहीं है, इन सारे इंफॉर्मेशन आपको देना है, ठीक है। उसी तरह से किसी ने कहा कि मुझे जो है कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी से मांगा गया कि सुब्रमण्यम ने पिछले 3 साल में कितना छुट्टी लिया, उसने कितना टीए लिया, उसने कितना ओटीए लिया, ये सब जो है दिस ऑल कैन बी क्लासिफाइड एज पर्सनल इंफॉर्मेशन, है ना। सुब्रमण्यम कहां कहां गया था। उसी तरह से किसी विजिलेंस इंस्पेक्टर ने विजिलेंस इंस्पेक्शन किया और किसी विजिलेंस इंस्पेक्टर ने उसने कहां कहां पे उसने पिछले 6 महीने में छापे मारे, है ना, उसने कहां कहां टीए, क्या कितना टीए क्लेम किया। तो ये टीए मैंने दे दिया, समझ लीजिए टीए, हाँ, यूनियन ऑफ इंडिया सरकारी एक्सचेकर से पैसा जा रहा है और मैंने ऐसा इंफॉर्मेशन दे दिया, तो टीए फॉर्म में उसने कहां कहां इंस्पेक्शन किया था वो प्लेस भी आइडेंटिफाई हो जाता है। तो ऐसे केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा डिटेल्स मत दीजिए बिकॉज इट कैन अफेक्ट द सेफ्टी ऑफ दैट पर्सन। प्राइवेट इंफॉर्मेशन अगर जो है, किसी महिला के बारे में पूछा कि उसने पिछले 3 साल में कितने बार मैटरनिटी लीव लिया, कितनी बार उसने चाइल्ड केयर लीव लिया, उसने किसी की आईपीआर इमूवल प्रॉपर्टी रिटर्न के डिटेल्स, और उसके पास में गाड़ी है क्या, बंगला है क्या, कहाँ रहती है, और कोई ऑल दोस डिटेल्स। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर ये प्राइवेट इंफॉर्मेशन है तो एग्जेम्प्टेड है। किसी इफ इट इज गोइंग टू अफेक्ट द सेफ्टी ऑफ द इन्फॉर्मर तो आप मना दीजिएगा। तो एग्जामिशंस जो लिस्ट है सेक्शन 8 में, इसमें अगर कोई क्लास इसमें अगर पढ़ता होगा, ऐसे इंफॉर्मेशन एग्जेम्प्टेड है, बाकी सारे इंफॉर्मेशन आपको देने हैं, ठीक है। तो टू सम अप, 30 दिन के अंदर में इंफॉर्मेशन दे देना है। एक लास्ट पॉइंट बता देता हूं कि इंफॉर्मेशन अगर लाइफ डेथ और लिबर्टी से अगर संबंधित है तो उसको ऐसे इंफॉर्मेशन को 48 घंटों के अंदर में देना होता है, 48 आवर्स में देना होता है। और एक थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन भी कहलाता है, थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन, जैसे अगर मैं हूं, नागरिक हूं, और मैं अगर प्रशासन से मांग रहा हूं तो मैं नागरिक इज फर्स्ट पार्टी, एडमिनिस्ट्रेशन, रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन इज द सेकेंड पार्टी, और अगर एडमिनिस्ट्रेशन से अगर मैं अशोक सिंह के बारे में इंफॉर्मेशन मांगता हूं तो अशोक सिंह बिकम्स द थर्ड पार्टी। तो थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन देने के लिए मुझे अशोक सिंह से पूछे बगैर मैं ऐसा इंफॉर्मेशन दे नहीं सकता, अनलेस एंड अनटिल दिस इंफॉर्मेशन इज इन लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट। लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट है कि नहीं, ये कौन डिसाइड करेगा, ये पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर डिसाइड करेगा, ठीक है। तो ये थर्ड पार्टी अशोक सिंह से जो कंसल्टेशन का जो प्रोविजन है, इसके लिए प्रशासन को 10 दिन एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है। तो नॉर्मल इंफॉर्मेशन 30 दिन के अंदर में देना है, लाइफ एंड डेथ 48 घंटों के अंदर में देना है, और थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन जो है ये 40 दिनों के अंदर में देना होता है, ठीक है। अपील जो है 30 दिन के अंदर में कर सकता है। सेकंड अपील सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के पास में 90 डेज के अंदर में कर सकता है। इंफॉर्मेशन नहीं दिया तो उसका इंपैक्ट क्या है, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को दंड, जुर्माना लगाया जा सकता है। कितना लगाया जा सकता है, 250 रुपए पर डे ऑफ डिले, मैक्सिमम 25,000 रुपया। और क्या कर सकता है, सीआईसी बोल सकता है
कि इस पे डिसिप्लिनरी एक्शन भी लीजिए और बाद में कॉम्पेंसेशन भी देने का प्रोविजन है। और सीधा दंड लगा देगा क्या, तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन सीधा दंड नहीं लगाएगा, बिकॉज दैट विल बी वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो क्या करेगा वो, आपको एक शोकॉज नोटिस देगा। सुब्रमण्यम, इफ आई एम द पीआईओ, मेरे पास में शोकॉज नोटिस आएगा, मैं देखूंगा अरे ये तो इन्फॉर्मेशन तो मैंने नहीं, ये तो सीनियर डीसीएम ने मना किया है, तो मैं सीनियर डीसीएम को बोलूंगा कि ये आई विल ब्रिंग इट टू द नोटिस ऑफ द सीआईसी एंड टेल हिम कि ये सीनियर डीसीएम या मिस्टर अशोक सिंह या विजय ठाकरे, इसका जिम्मेदारी है। तो विजय ठाकरे के पास में शोकॉज नोटिस जाएगा, उसका काम है कि वो कोर्ट को जवाब, अपना सीआईसी को जवाब दे। सीआईसी वुड कंसीडर ऑल द केसेस, ऑल द रिप्लाईज एंड कम टू अ कंक्लूजन। और जब वो बोलेंगे कि ये नहीं सुब्रमण्यम की जिम्मेदारी है, उसको देना चाहिए था, तो सुब्रमण्यम पे 10,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया, समझ लीजिए कि 10,000 रुपए का जुर्माना। तो सुब्रमण्यम, नो डाउट ही इज वर्किंग एज अ डिप्टी सीपीओ इन द जीएम्स ऑफिस, बट ये पैसा जो है उसको सरकार नहीं देगा, उसको पर्सनली ये पैसा उसके तनखे से कटेगा। इज दिस क्लियर? लेकिन जो कॉम्पेंसेशन है, कॉम्पेंसेशन अगर देने की बात है तो कॉम्पेंसेशन प्रशासन देगा, और अगर डिसिप्लिनरी एक्शन है तो डिसिप्लिनरी एक्शन सुब्रमण्यम के अगेंस्ट में होगा। आई थिंक विद दिस आई एंड माय सेशन। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस आई विल टेक देम। थैंक यू वेरी मच। अश्विनी जी, गुलाब सिंह यादव जी को अनम्यूट कर देते हैं, उनका कुछ प्रश्न है। जिस किसी भी अपने बंधुओं को अगर कुछ भी प्रश्न अगर करना है तो आपके मोबाइल में और सिस्टम के अंदर जो है हैंड रेस करने का एक ऑप्शन है, वो लोग हैंड रेस करेंगे तो उनको अनम्यूट कर दिया जाएगा। गुलाब सिंह यादव जी चीफ लोको इंस्पेक्टर है ये, आप पूछिए, अपना प्रश्न पूछिए। धन्यवाद अशोक सिंह जी। हाँ सुब्रमण्यम साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इंफॉर्मेशन के लिए। समझ में आया आपको सेशन? और यस यस सर, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही फायदेमंद, और बहुत ही उत्साह बढ़ा है कि अगले मीटिंग में और अच्छी हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी। बिल्कुल सर बिल्कुल। हमारा प्रश्न ये है, हेलो, हाँ बताएं बताएं। प्रश्न ये है कि जैसे वी आर रेलवे एम्प्लॉइज, यस, वी आर पोस्टेड इन 1988. यस, If I want to demand a information about our seniority list of 1997, हाँ 1997 और 1995, हाँ, तो ये इंफॉर्मेशन हमको एडमिनिस्ट्रेशन देगा, इसलिए कि कभी कभी डॉक्यूमेंट्स जो सुरक्षित रखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन, वो 10 या 12 साल का ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शन है, तो क्या ये इंफॉर्मेशन हमको देंगे जो 12 साल पहले, 15 साल पहले? सुनिए मैं समझ गया। हाँ। इसका जवाब ये है कि डिपार्टमेंट में रिकॉर्ड प्रिजर्वेशन शेड्यूल एक है, जिसके चलते वो लिखा हुआ है, कोडिफाइड है कि कौन से रिकॉर्ड्स को कितना दिन मेंटेन करना है। तो सीनियरिटी लिस्ट वगैरह जो है इतना पुराना मेंटेन करते नहीं है, इसको रिकॉर्ड्स को वीड आउट कर दिया जाता है। तो अगर इंफॉर्मेशन, अगर इफ दे हैव बीन वीडेड आउट, देन दे इट मे नॉट बी प्रोवाइडेड, बट इफ बाय चांस सच इंफॉर्मेशन इज मेंटेन्ड, देन द एडमिनिस्ट्रेशन इज बाउंड टू गिव यू। 20 साल पुराना इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं, अप टू 20 years old इंफॉर्मेशन कैन बी आस्क्ड अंडर आरटीआई। नहीं, अगर सर देखिए, तो मैंने जवाब दे दिया, सुन लिए तो। अगर डिपार्टमेंट का जैसे सर्विस शीट्स कितना दिन रखना है, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स कितना दिन मेंटेन करना है, पेड पे शीट्स कितना दिन मेंटेन करना है ना, जो ट्रांसफर एम्प्लॉय का जो पर्सनल फाइल है कितना दिन मेंटेन करना है ना, एसआर सर्विस रिकॉर्ड्स कितने दिन मेंटेन करना है, सब रिकॉर्ड प्रिजर्वेशन शेड्यूल रेलवे बोर्ड का सर्कुलेटेड है। तो रिकॉर्ड प्रिजर्वेशन शेड्यूल के अंदर आता है। और अगर रिकॉर्ड्स अगर वीड आउट नहीं किया गया, वीड आउट मतलब जिसको डिस्ट्रॉय करना बोलते हैं, अगर डिस्ट्रॉय कर दिया गया तो प्रशासन कहां से लाके देगा आपको? अगर नहीं किया है और आपको अगर सूचना है कि ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, क्योंकि डिपार्टमेंट आपने मांग लिया इसलिए कहीं वो पूरा कुछ, कहीं जो चीज अवेलेबल नहीं है उसको कहां से अवेलेबल करेंगे वो, है ना। बट लेट्स से इफ इट इज अ पार्ट ऑफ सम रिकॉर्ड और अगर प्रशासन के पास में अवेलेबल है, तो दे आर बाउंड टू गिव यू on payment of requisite documentation charges. Okay, thank you. Next इसी क्रम में सर एक अशोक वाडवलकर भी है,
मैं उनको अनम्यूट कर रहा हूँ। अशोक वडवलकर जी, आप आपके माइक को क्लिक करके आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। पूछिए। अशोक वडवलकर जी। नमस्कार। हाँ, मैंने 2006 में मेरा सिलेक्शन हुआ था, तो उसमें पुराना नियमों से सिलेक्शन कर दिया, जबकि सीनियरिटी शुड बी ऑन सीनियरिटी बेसिस पे होना चाहिए था। सिलेक्शन शुड बी ऑन सीनियरिटी बेसिस। तो बाद में मैंने 2007 में मैंने कैट में अपील किया था, तो वो 2012 में मुझे वो केस का रिजल्ट आउट कर दिया। तो उसके बाद में कैट का क्या ऑर्डर हुआ? कैट का ऑर्डर वो मैनेजमेंट के बाजू में लगा दिया। ठीक है, डिसमिस हो गया मतलब आपका एप्लीकेशन। हाँ, तो उसके बाद में अगर मैं आगे कोर्ट में जा सकता हूँ, क्या कुछ कर सकता हूँ? इसमें लिमिटेशन आपके आड़े आ जाएगा, क्योंकि कैट एक्ट के तहत लिमिटेशन जो है ना वो विद इन 1 ईयर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन होता है। तो 2006 का जो सिलेक्शन था 2007 तक आपको करना चाहिए था, और जब रिप्रेजेंटेशन पेंडिंग होता है तो 1.5 साल मतलब 6 महीना और एक्सटेंड हो जाता है लिमिटेशन। तो टोटल लिमिटेशन 1.5 साल का है। 2006 का आज हम लोग 2020 में है, तो 14 साल इसमें लिमिटेशन है। तो इट्स नॉट पॉसिबल, इट विल बी बार्ड बाय लिमिटेशन। अच्छा, दूसरा इसमें मुझे पूछना था, अगर ऐसे कुछ अपने ऐसे केस डालते हैं, तो वो कोर्ट में फाइट करने के लिए अपने संगठन से कुछ वकील का ऐसा कुछ प्रावधान है क्या? नहीं, क्या है कि एक्चुअली ये संगठन के बारे में आपके जो ऑफिस बेयरर्स आज जो लोग सेशन चला रहे हैं, आप उनसे अलग से बात कर लीजिएगा। रूल ये है कि चैप्टर 7 ऑफ इंडियन रेलवे एस्टैब्लिशमेंट कोड में एक सब्जेक्ट है जिसका टाइटल है लॉ सूट्स अगेंस्ट रेलवे सर्वेंट्स, लॉ सूट्स। तो इसमें अगर काम करते करते अगर मुझे कोई कोर्ट केस अगर फेस करना पड़ गया तो लीगल असिस्टेंस देने का प्रोविजन है ना। तो लॉ आप मेरा नंबर बाकी आप लोगों से ले सकते हैं, मैं आपको गाइड कर सकता हूं कि इसमें क्या है। समझ लीजिए कि मैं सीनियर डीपीओ हूं, ठीक है, और काम करते करते अगर मेरे अगेंस्ट में अगर कोई इन द डिस्चार्ज ऑफ माय ऑफिशियल ड्यूटीज अगर मेरे को अगर कोर्ट केस फेस करना पड़ गया पर्सनल लेवल में, तो प्रशासन को अगर लगे कि ये दिस वाज इन जेन्युइन डिस्चार्ज, बोनाफाइड डिस्चार्ज ऑफ ऑफिशियल ड्यूटीज, तो प्रशासन मुझे मेरा डिफेंस कर सकता है। लेकिन समझ लीजिए कि मेरे अगेंस्ट में एक अट्रॉसिटी का केस लग गया, स्क्रीन ब्लैंक है थे। समझ लीजिए कि मेरे अगेंस्ट में है ना एक करप्शन का केस लग गया, समझ लीजिए, है ना, करप्शन का केस। करप्शन किसने मेरे को, प्रशासन ने थोड़ी बोला करप्शन करो। तो मैंने पैसा लिया और मुझे एंटी करप्शन ने मुझे पकड़ लिया, सीबीआई ने मुझे अरेस्ट कर लिया, और मैं बोलूं कि मुझे प्रशासन मुझे डिफेंड करेगा क्या? तो ऐसे केसेस में नहीं करेगा। बट इन जेन्युइन डिस्चार्ज, बोनाफाइड डिस्चार्ज ऑफ ऑफिशियल ड्यूटीज अगर कोर्ट केस अगर फेस करना पड़ रहा है तो आपको असिस्टेंस देने का प्रोविजन। थैंक यू, धन्यवाद। सूर्य प्रकाश तिवारी जी। जी हाँ, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। सूर्य प्रकाश तिवारी जी, आप अपने आप को अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। जी नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपने बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी हम लोगों को। सर, अभी लॉकडाउन के जस्ट पहले हमने एक आरटीआई लगाया था, अपना एप्लीकेशन दिया था, उसी के बारे में पूछा था हमने। किससे मांगा था आपने इन्फॉर्मेशन? किससे मांगा था? अपने यहाँ के इंफॉर्मेशन ऑफिसर जो हैं। कहाँ काम करते हैं आप? परेल में सर। परेल में, ठीक है। क्या नाम है आपका? सूर्य प्रकाश तिवारी। सूर्य प्रकाश तिवारी, ठीक है। तो बीच में मार्च में डाला था एप्लीकेशन, बीच में लॉकडाउन हो गया। हाँ, तो अभी तक उसकी इंफॉर्मेशन भेजी नहीं गई है। आपने ऑनलाइन मांगा था कि फिजिकल मांगा था? नहीं सर, फिजिकल मांगा था। फिजिकल मांगा था तो यार वो तो बंद है ना ये सब ऑफिस। हाँ, आप ऑनलाइन कर लीजिएगा, आजकल तो आपको आरटीआई एमआईएस में मिल जाता है सीधा, तो आप ऑनलाइन कर लीजिएगा। क्या इन्फॉर्मेशन मांगा था आपने? बीच में सर एक बाढ़ के कारण पिछले साल कुछ दिन तक ट्रेन बंद रही थी वेस्टर्न रेलवे में। वेस्टर्न रेलवे बंद हो गई थी सर कुछ दिन के लिए। ठीक है। उस पीरियड में वेस्टर्न रेलवे के लोगों को तो स्पेशल सीएल मिला, हाँ, पर परेल में काम करने वाले लोगों को नहीं मिला। अच्छा। उन लोगों ने पर्सनल एप्लीकेशन दिया, उस पे भी कार्रवाई नहीं हुई। फिर उन्होंने हमको एप्लीकेशन दिया एज ए यूनियन, तो हमने फिर से एक एप्लीकेशन दिया, उस पे भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसी के बारे में पूछा था।
नहीं होगा उनके पास में सूचना। नहीं, सूचना कहाँ है सर? ये तो एक्शन हमारे एप्लीकेशन पे सुनो क्या तो, कार्रवाई की? सुनो हाँ, ये हाँ, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ जी कि आपने एप्लीकेशन एक फाइल कर दिया, जी और उसके बाद में क्या एक्शन लिया, जी। ये कोई जबरदस्ती नहीं कर सकते आप प्रशासन को कि तुम एक्शन लो। अच्छा, और प्रशासन भी जो है, किसी ने हाँ, एप्लीकेशन फाइल देखा, एक एप्लीकेशन आया और उसके बाद में फिर मैं काम पे लग जाऊं, ये भी हाँ, गलत फहमी है, इसको निकाल लीजिएगा दिमाग से। जी इसके चलते आरटीआई जो है, जो रिकॉर्ड अवेलेबल है सिर्फ ये आपको उपलब्ध करा सकता है। आप प्रशासन से ये नहीं पूछ सकते कि आपने क्या एक्शन लिया और नहीं क्यों नहीं सर, लिया। ये नहीं पूछा सर। हमने Understand? हमने हमने मेरे पूछा कि पर्पस को समझ हमारे लीजिएगा। एप्लीकेशन पे कार्रवाई क्या हुई, हाँ। ये पूछा हमने। हाँ, तो आपको ये बता दिया, समझ लीजिए कि हाँ, कोई एक्शन नहीं लिया गया, ये भी हाँ, इंफॉर्मेशन है, आप हाँ समझ सर, गए। जी जी नील इंफॉर्मेशन कि नो एक्शन हैज बीन टेकन, दिस इज आल्सो इंफॉर्मेशन। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? हाँ सर, समझ गया। हाँ, लेकिन क्या ऐसा किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, मैं रहूंगा तो जरूर करूंगा। नहीं, लेकिन इसके ऊपर एक्शन तो होना चाहिए ना सर। ये तो कोई बहुत जबरदस्ती सिंपल, नहीं है। बहुत अरे सिंपल सा केस था। सुनो, हाँ ठीक है, सुनो तो, प्रशासन के पास में जैसे जीएम के डाक में हाँ 500 एप्लीकेशंस रोज आते हैं, अलग जी अलग किस्म के, ठीक है। जी जी तो उसमें से लेट्स से कि 300 केसेस ऐसे हैं कि जो सिर्फ फाइल करने के योग्य हैं, फाइल करने के, अच्छा उसको फाइल कर दिया। उसमें अच्छा से अगर किसी ने इंफॉर्मेशन मांगा हाँ तो प्रशासन कहेगा कि नो एक्शन वाज टेकन, इट हैज बीन फाइल्ड। अच्छा बाकी उसमें से जो 200 एप्लीकेशन थे, उसमें से 4 एप्लीकेशन बहुत सीरियस थे, जिससे एडमिनिस्ट्रेशन को लगा कि इस पे एक्शन लेना चाहिए, तो उस पे एक्शन लिया गया। और उसमें से अगर कोई किसी ने अगर सूचना मांगा तो हाँ प्रशासन बता सकता है कि हाँ, इसमें ये एक्शन लिया गया। यू अंडरस्टैंड? ओके You cannot ask for something which is not a part of the record. You cannot force the administration to take action on your application. Administration is only bound to give you replies, provide you a record if it is a part of the record. The administration is not bound to create a record for you. आप समझ रहे हो? ओके सर, Thank you. थैंक यू सर जी। Thank you. वागस सर नहीं दिख रहे हैं, तो मैं अभी अनुरोध करूंगा। एक मिनट मैं सर, हाँ बताएं। हाँ, मैं एक पूछ रहा हूँ कि जैसे सीआईसी को जैसे अपन ने फाइन के ऑर्डर सीआईसी दे सकते हैं। यदि समझ जाओ कि किसी क्लास 3 एम्प्लॉय ने या सुपरवाइजरी कैटेगरी के आदमी ने वो इंफॉर्मेशन दिया नहीं, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है कि पीआईओ की है? पीआईओ की है। मतलब क्लास 3 एम्प्लॉय पे कोई फाइन लग नहीं सकता? लग नहीं सकते, ऐसा नहीं बोल सकते। वो पीआईओ क्या बोलेगा कि मैंने इस एप्लीकेशन को मेरे सीनियर सुपरवाइजर को भेज दिया था, ठीक है। अब ये सीआईसी को जवाब देगा। सीआईसी को अगर लगता है कि ये सीनियर सुपरवाइजर या जेई या एसएससी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो एसएससी को भी शो कॉज नोटिस जाएगा और एसएससी को पूछेगा सीआईसी कि जनाब बताइए कि आपके पास में एप्लीकेशन किस तारीख को आया था और आपने किस तारीख को इन्फॉर्मेशन दिया और आपने क्यों नहीं दिया, और व्हाई पेनल्टी शुड नॉट बी लेविड अगेंस्ट यू, ठीक है। तो इस सीनियर एसएससी ने एक जवाब दिया जिससे सीआईसी अगर संतुष्ट है तो उस पर कुछ जुर्माना नहीं लगेगा, लेकिन अगर सीआईसी अगर संतुष्ट नहीं है तो उस पर भी लगा सकता है पेनल्टी। ऐसे हमने कई केसेस देखे हैं जिसमें एसएससीज को, जेईस को ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना, इन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, एमसीडी, और सारे जगह में मैंने ऐसे ऑर्डर्स देखे हैं। आप वेब में भी आप अगर देखेंगे नेट में तो आपको मिल जाएगा, लगाया जा सकता है। बट एक्चुअली एज पर द एक्ट it is the responsibility of the public information officer to provide information. ओके अश्विनी जी सर, सिर्फ जाने से पहले एक बात मुझे बताइए। I just hope that the session was informative to all of you. बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया था। और कोई एक आधा सब्जेक्ट ले सकते हो क्या? जितने बोलेंगे सब ले सकते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। और ये जस्ट एक अशोक, आई शुड बी थैंकफुल टू अशोक सिंह जिन्होंने
no, who just spoke to me the other day and said कि हमारा ऐसा प्लान है. तो in fact I must compliment the MRKS कि this is an amazing task that you all are doing लॉकडाउन के जमाने में. और सारा आपने देखा होगा कि ZRTI रेलवे बोर्ड ने भी जो है अपने ट्रेनिंग डायरेक्टरेट से सारे सर्कुलर्स निकाले और कहा है कि आजकल सारे जो आपके जो BTCs में और ZRTIs में आपके ट्रेनिंग सबको ऑनलाइन करिए आप, है ना. तो अभी सब वर्चुअल क्लासरूम ऐसे ही सब होने वाले हैं. तो ये अच्छा इनिशिएटिव है और नथिंग बेटर देन एम्पावरिंग आवर ओन एम्प्लॉइज. मैं खुद भी कई जगह में वॉलंटरीली, अगर मैं अपने प्राइवेट ट्रिप पे भी अगर मैं कहीं गया, यू विल नॉट बिलीव इट कि मैं सदर्न रेलवे में तिरची के ZRTI में मैं लेक्चर दिया हूँ. आई हैव बीन टू डिफरेंट प्लेसेस. जहां भी मैं जाता हूँ, NF रेलवे के अलीपुर द्वार उनका, वहां पे उनका वो है ZRTI है NF रेलवे में. मैं वहां भी जाकर के मैं वहां पे लेक्चर दिया हूँ. तो यहाँ पे जो भी आपको लग रहा है कि मतलब बेसिकली एज स्पीकर्स व्हाट वी वांट इज पीपल शुड बी इंटरेस्टेड. तो इफ यू हैव सब्सटैंशियल पीपल, आई डोंट माइंड विजिटिंग ऑल द वर्कशॉप. अपने CWM से बात करिए, जहां भी आप कार्यरत हैं, CWM बोलिए, DRM बोलिए, जहां भी करना है, वी कैन ऑर्गेनाइज दिस काइंड ऑफ सेशंस. थैंक यू वेरी मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी. थैंक यू सर. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू सर. थैंक यू. कार्यक्रम बहुत की धन्यवाद जी. सुब्रमण्यम जी बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू. और कार्यक्रम मैं हाँ कर दिया अशोक जी. कंक्लूडिंग SP तिवारी जी, जी सर. सूर्य प्रकाश तिवारी जी, जी सर. समापन की घोषणा करें और वोट ऑफ थैंक्स आज और के अगले हमारे कार्यक्रम की सूचना दे दें. आज के मध्य रेलवे कर्मचारी संघ के इस स्टडी क्लास के लिए भारतीय रेलवे मजदूर संघ के सिन्हा जी हैं, चक्रवर्ती दादा ने भी ज्वाइन किया था और आदरणीय मंगेश जी को ने हम लोगों को उद्बोधन दिया, भारतीय मजदूर संघ के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान की. उसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद. डिप्टी सीपीओ सुब्रमण्यम साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद. इनके द्वारा दी गई RTI के बारे में जानकारी हम लोगों के बहुत काम आएगी. इसके अलावा हमारे 3 मंडलों के मंडल अध्यक्ष और मंडल सचिव उपस्थित हैं. उन तीनों लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं. इस पूरे प्रोग्राम के लिए उन्होंने जितने भी कार्यकर्ताओं को इकट्ठा किया उसके लिए उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद. और ज्वाइन करने वाले सभी कार्यकर्ताओं को भी बहुत धन्यवाद देता हूं. उनसे आग्रह करता हूं कि अगला जो मंगलवार को हमारा रात में 9 बजे ये सेशन होने वाला है, ट्रेनिंग सेशन, हमको 7 बजे से 9 बजे तक होगा. उसमें वो भी जरूर ज्वाइन करें. सबका बहुत बहुत धन्यवाद. मिश्रा जी. NPS उसका मुद्दा रहेगा. NPS. अच्छा, NPS के बारे में बताया जाएगा 7 तारीख को शाम को 7 बजे से 8 बजे तक का. NPS का जो है मेन टॉपिक रहेगा. मेन टॉपिक के ऊपर जो है अपने वक्ता अवेलेबल रहेंगे, वो आप लोगों को बताएंगे. थैंक यू सो मच. धन्यवाद. धन्यवाद सभी को. धन्यवाद. भारत माता को फिर से एक बार तकलीफ देंगे भी, आपको बुलाएंगे. धन्यवाद सर. भारत माता की जय. भारत माता की जय. साहब को फिर से एक बार आग्रह कीजिए ना, DAR केस के बारे में बुलाइए. यस. ठीक है. जी. नहीं, उसको DR के बजाय उनको एक्ट के लिए बुलाइए. WCA एक्ट, कंपनसेशन एक्ट है, ID एक्ट है, पेमेंट एंड वेजेस एक्ट है, जितनी एक्ट है वो एक्ट के लिए उनको बुलाइए. उनको एक्ट वो बताएंगे. वो ऑफिसर है वो, तो उनको एक्ट बहुत अच्छी से समझा सकते हैं. इसमें एक्ट में बदलाव भी हुआ है. अच्छा रहेगा, ये भी अच्छा रहेगा. अच्छा सुझाव है. नहीं एक्ट, WC एक्ट क्या है, ID एक्ट क्या है, उसके बाद हमारे पेमेंट एंड वेजेस एक्ट क्या कहता है. ऐसी हमारे बहुत जो आवश्यक एक्ट है, उस एक्ट के बारे में वो अच्छे से गाइड कर सकते हैं. अच्छा, ठीक है. बीइंग ए लॉ ऑफिसर, उनका अच्छा नॉलेज भी है उसमें. ओके. वो विषय एक रख के उनको फिर से कॉल कर सकते हैं. जी. अच्छा, ठीक है. ओके. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. धन्यवाद पूरी टीम को. धन्यवाद. राम प्रसाद पवार कुछ कहना चाहते हैं क्या? हाँ, राम प्रसाद पवार जी आमला से हैं. हाँ, उनका वो अनम्यूट करो बोलना.
अनम्यूट करो, अनम्यूट करो, आवाज नहीं आ रहा है। करो, अनम्यूट करो राम प्रसाद जी, अनम्यूट करो राम प्रसाद जी। हाँ हो गया। हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ, आ रही बोलिए। हाँ, अरे बोलिए। आमला के सभी पीसी स्टाफ हमारे साथ है, ये देख लीजिए, बात कर लीजिए लोग। नमस्कार। धन्यवाद धन्यवाद। नमस्ते साहब। नमस्ते अरे नमस्कार सुबोध जी, नमस्कार नमस्कार सभी को नमस्कार, धन्यवाद। कार्यक्रम कैसा रहा? नमस्ते। हाँ सिन्हा जी नमस्कार। कार्यक्रम कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। हाँ अच्छा लगा साहब। हाँ, ठीक है। सभी अभी आगे के कार्यक्रम भी दिए हैं नोट उसमें। नमस्ते सभी लोग नमस्कार। और सर जी बढ़िया है? हाँ बिल्कुल बढ़िया है। ओके सर। ठीक है। आगे का कार्यक्रम भी ज्वाइन करिए। जी। ठीक। ठीक है मिश्रा जी, अश्वनी जी, यस सर। कंक्लूड।